केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो किन किन अदर सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं, और अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशंस में क्या चेंज आता है, दैट आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मींस द मेटल रिएक्ट्स विद वेरियस सब्सटेंसेस लाइक एसिड, बेस, वाटर, एयर, है ना, और उनसे अगर ये रिएक्ट करता है तो इस मेटल्स की केमिकल कंपोजिशन में क्या चेंज इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो रिएक्शन है मेटल्स की, what happens when metals are burnt in air, है ना, it means reaction with air। एयर में भी किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन के अंदर ये क्या करते हैं, जलते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन के अंदर इनका जलना, है ना, तो ऑक्सीजन के अंदर जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो वो जल जाते हैं। और कुछ रिएक्शंस को अपन फर्स्ट स्टडी करेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर जनरल रिएक्शन जो होती है वो है, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड्स बनाती है ना। मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। सिमिलरली अगर नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और अगर नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये जो जनरल रिएक्शन हो गई। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेटल कौन कौन से मेटल होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उनका नेचर किस प्रकार का होगा, है ना। वो जो ऑक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड होंगे, वो बेसिक हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, एम्फोटेरिक हो सकते हैं। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड दैट आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जो इसके अंदर आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं ये रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे मेटल के अंदर। फर्स्ट 4 जो है आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये अगर रिएक्ट करते हैं तो ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन की रिएक्शन आप लिख सकते हो, जैसे के अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, K2O, है ना। Na भी अगर O2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na2O, है ना। Ca अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CaO बनाएगा, और Mg अगर O2 से रिएक्ट करता है, बर्न होता है, तो MgO बनाएगा। बैलेंस आप कर सकते हैं, है ना। रिएक्शन ये रहेगी, प्रोडक्ट ये बनेंगे। इसके अंदर दो दो क्यों आया और इसके अंदर दो क्यों नहीं आया वो आपको वैलेंसी से समझ सकते हैं। इसकी वैलेंसी +1 होती है और इसकी -2 होती है, तो क्रॉस होगा तो K2O बनेगा। पर Ca की वैलेंसी +2 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है, तो क्रॉस हो जाएगी, कट जाएगी, और वहां पे CaO और MgO ही बनेगा। ये सभी ऑक्साइड बेसिक है और ये वाटर सोल्यूबल है, बेसिक भी है और वाटर सोल्यूबल भी है। और बाद के जो आएंगे जैसे एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये जो होगा, ये जो ऑक्साइड बनाएगा वो होगा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स विच, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। इट मींस न तो वो बेसिक नेचर के हैं न एसिडिक नेचर के हैं, वो दोनों के हैं। उस ऐसे ऑक्साइड जिसका नेचर एसिडिक प्लस बेसिक दोनों हो सकता है उसको आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इट मींस अगर इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड विल एक्ट एज ए बेस, और इफ यू रिएक्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद बेस then they will act as acid। इसका मतलब वो एसिड और बेस, है ना। तो ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड
कहते हैं। जनरल रिएक्शन जैसे O2 होगा Al2O3 एल्यूमिना, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इट मीन ये एसिड और बेस दोनों से है, और इसकी रिएक्शन दोनों से हो सकती है। Al2O3 को आप HCl से रिएक्ट करा सकते हैं, Al2O3 को आप बेस से भी रिएक्ट करवा सकते हैं। तो जब आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये बेस की तरह काम करेगा, और जब आप बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो दोनों चीजें हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड एज ए बेस। डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन किससे करवा रहे हैं। अगर आप रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो ये बेस बनेगा, और अगर आप बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका यहाँ पे जो कि है वो कौन सी है आपकी H2O। H2O निकल जाएगा यहाँ से, तो H2O निकलने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये इनको आप निकाल दो, जो बचा वो आपका साल्ट बनेगा। और यहाँ पे भी H2O को आप निकाल देंगे तो यहाँ से H2O और ये निकाल के फिर Na और Al बचेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी अगर आप H2O निकालते हैं तो ये आउट चले जाएंगे, और फिर Al और Cl बचा तो H2O बनेगा। बैलेंस आप इसको कर सकते हैं बाद में, बैलेंसिंग आप बाद में करते हो। सो इनका बेस के समय बनेगा वो बनेगा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और H2O। ये एसिड बेस रिएक्शन ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर ही तो बन रहा है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन ही है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड व्हेन एक्ट एज अ बेस देन इट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये दोनों आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, और सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, ठीक है। ये आपके मेटल्स की हो गई। तो मेटल्स के अंदर मेटल्स के साथ जलते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, है ना। और बाकी की जो रिएक्शंस होगी वो स्लो होगी, स्लो तो नहीं होगी पर इसमें बर्निंग नहीं होगी, जलेंगे नहीं है ना। तो इन रिएक्शंस को, पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन को आप जनरल लेबोरेटरी में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप सोडियम और पोटेशियम को जनरल लेबोरेटरी में ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने जाएंगे तो वो जल सकती है और वो आपको हार्म कर सकती है, और इसीलिए ये रिएक्शन जनरल वे में लेबोरेटरीज में कंप्लीट नहीं होती है, और यहाँ करवाते ही नहीं है। कैल्शियम मैग्नीशियम की रिएक्शन अपन कर सकते हैं। मैग्नीशियम का आपका फर्स्ट लेसन में एक्सपेरिमेंट भी था कि मैग्नीशियम वायर को अगर आप जलाते हैं तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। तो वो कोरोड भी इसी से होता है, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये आपके ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है। फिर सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके चूंकि जल जाए, और इसीलिए उनको आप किसमें रखते हैं, के अंदर इसको केप्ट किया जाता है, मशीन के अंदर अपन रखते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है ये जला हुआ है, तो अगर आपको एल्यूमिनियम बर्तन को प्रोटेक्ट करने हैं, जो आप यूटेंसिल बनाते हैं एल्यूमिनियम के, अगर उनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो 3 की परत पहले से करके चढ़ा दो। उस प्रोसेस को अपन एनोडाइजिंग कहते हैं, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर जैसे ये आप कैथोड और एनोड लेंगे, है ना, इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और जो पॉजिटिव ये इधर वाला अगर आप एनोड लेते हैं तो ये एनोड, और ये और एनोड अगर आप इधर लेते हैं तो पॉजिटिव, और कैथोड वाला नेगेटिव। और ये एनोड जो है एल्यूमिनियम का आर्टिकल होना चाहिए, कोई भी आर्टिकल जो एल्यूमिनियम का होता है उसको आप एनोड बना दें, और यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे आप, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होकर इसके ऊपर जाएगी, और एल्यूमिनियम आर्टिकल से रिएक्ट करके क्या बना देगी, इसके ऊपर एक लेयर बनाएगी, किसकी, L3 की।
है ना। तो इस प्रोसेस में उस एल्यूमिनियम बर्तन के ऊपर Al2O3 की एक लेयर आ जाएगी और वो फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्टेड हो गया। तो ऐसा आर्टिकल फिर बाद में खराब नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर पहले से Al2O3 की परत है। और इस प्रोसेस को अपन एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रोटेक्टेड के द्वारा ये आपकी एनोडाइजिंग हो गई। ठीक है। नॉन मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड का सिंपल एग्जांपल जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो या तो CO बनाएगा या CO2 बनाएगा। डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है। अगर ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में मिलती है तो CO2 बनेगा, और अगर ऑक्सीजन रेयर कम अमाउंट में अगर आपको अवेलेबल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ जो ऑक्साइड बनेंगे वो या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड को ज्यादा डिटेल अपने कोर्स में नहीं है तो अपने को ज्यादा डिटेल में उनके अंदर नहीं जाना है। नॉन मेटल ऑक्साइड या तो एसिडिक नेचर के होंगे या न्यूट्रल नेचर के होंगे, इतना सा आपको याद रखना है। और आपका जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक या एम्फोटेरिक होंगे। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। सेकंड है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे कि अगर आप मेटल्स को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा। सेकंड है रिएक्शन विथ वाटर। तो मेटल जो होते हैं बिल्कुल वाटर से रिएक्ट करते हैं, पर उनकी रिएक्टिविटी जो है टुवर्ड्स द वाटर इज डिफरेंट। कुछ मेटल होते हैं वो बहुत फास्ट और फ्यूरियस रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, कुछ स्लो करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ करते हैं, और कुछ स्टीम के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इट मीन्स उनकी रिएक्टिविटी ट्रेंड के हिसाब से वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं। जैसे फर्स्ट जो टू मेटल है पोटासियम और सोडियम, जनरल जो रिएक्शन होगी इसकी वही होगी। मेटल अगर रिएक्ट करता है H2O से तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना, अगर वो ऐसा रिएक्ट करता है। पर अगर मेटल स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। फर्स्ट जो मेटल है आपके पोटासियम और सोडियम। तो पोटासियम अगर आपका H2O से रिएक्ट होता है और सोडियम अगर H2O से रिएक्ट होता है तो ये KOH और NaOH और H2 गैस बनाते हैं, है ना, दोनों। बस। और ये जो एन रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है। और जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज्यादा है कि वो इस H2 को क्या कर देती है, बर्न कर देती है, तो एक्सप्लोड हो जाता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है अपन जानते हैं एक्सप्लोसिव गैस है। हाइड्रोजन इज मच मोर एक्सप्लोसिव देन द LPG, है ना। इट मीन्स अगर पोटेशियम और सोडियम को अगर आप वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, पर H2 गैस भी इवॉल्व होगी। और ये H2 गैस इस रिएक्शंस के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट के द्वारा ये H2 गैस बर्न हो जाती है और आपको हार्म कर सकती है। इसीलिए इन रिएक्शंस को भी आप लैब में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप सोडियम और पोटेशियम को न तो आप ऑक्सीजन के अंदर रख सकते हैं न इनको वाटर के अंदर रख सकते हैं। और इसीलिए आप सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन के अंदर रखते हैं, है ना। उसका रीजन ही यही है क्योंकि पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट्स विग्रेसली विद द ऑक्सीजन एंड वाटर एंड गेट बर्न, वो जल जाते हैं। और इसीलिए उनको आपको किसमें रखना पड़ेगा, केरोसिन के अंदर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है कैल्शियम। ये जो वाटर है ये कोल्ड वाटर है, दोनों सभी अपन जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ है, ये भी कोल्ड वाटर के साथ है। कैल्शियम भी
कोल्ड H2O के साथ ही रिएक्ट करता है ना, बनेगा CaOH ट्वाइस और H2 गैस। पर यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस होगी वो होती तो है पर ये बर्न नहीं होगी, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस है यहाँ पे वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो H2 को क्या कर सके, जला सके। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसमें H2 इवोल्व तो होगी पर वो जलेगी नहीं, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इसको जला सके। अब H2 चूंकि जलती नहीं है तो H2 क्या करती है, बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी तो इस Ca मेटल को फ्लोट करवा देगी ऊपर। इसीलिए Ca जो होता है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है, क्योंकि जब H2 गैस इवॉल्व होती है तो चूंकि यहाँ पे H2 गैस जलेगी नहीं, तो ये H2 गैस इस Ca मेटल्स को अदर कर लेगी, और Ca मेटल्स जो कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के फ्लोर पे आ जाएंगे, और आपको लगेगा वो कैल्शियम के पार्टिकल्स या मेटल के जो पार्टिकल है वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट मेटल जो है वो Mg, Mg हॉट वाटर से रिएक्ट करता है ना। H2O तो है पर कोल्ड नहीं है। मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ वाटर बट हॉट वाटर, ये भी MgOH ट्वाइस बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। पर यहाँ पे जो वाटर होगा वो कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठंडे वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, बाकी के जो मेटल है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विल रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड, वो अब हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, है ना। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, तो वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट दे विल रिएक्ट विथ स्टीम एंड दे फॉर्म ऑक्साइड। ऑन द अदर हैंड, ऑल द अदर मेटल्स in the above the reactivity series like potassium, sodium, calcium and magnesium will give hydroxide, पर जो नीचे वाले हैं वो स्टीम से रिएक्ट करेंगे और ऑक्साइड बनाएंगे, ना कि हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम की अगर आप H2O से रिएक्ट करेंगे तो H2O किस रूप में होगा, स्टीम रूप में होगा, बनेगा क्या आपका Al2O3 बनेगा, AlOH थ्राइस नहीं बनेगा, और गैस क्या बनेगी, हाइड्रोजन। बाकी सब सेम है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी इवॉल्व होगी पर रिएक्शन आपका प्रोडक्ट ऑक्साइड है ना। वैसे आप आयरन से रिएक्ट करवाओगे तो H2O से तो Fe3O4 और H2O बनेगी, तो आयरन को अगर आप H2O से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शंस विथ वाटर है कि मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आएगा, हाउ द मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, है ना। मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, तो इस रिएक्शन को आपने सेकंड लेसन में भी पढ़ा है। वहां पे आपने ये पढ़ा है कि एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करता है। अब बात हो क्यों वही है, मेटल से आप एसिड को रिएक्ट कराओ या एसिड से मेटल को रिएक्ट कराओ, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड इट फॉर्म्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो थर्ड जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ मेटल किस प्रकार से रिएक्ट करता है, तो उसके लिए आपको दोनों सेकंड लेसन में भी आप इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं और वापस आप इसमें भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपके कोर्स में एसिड बेस और साल्ट भी है और मेटल और नॉन मेटल भी है। तो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन या एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन एक ही चीज है। और अगर आपका कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो जनरल इक्वेशन में वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। तो मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, अब देखो रिएक्शंस आपके एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई सा भी मेटल ले सकते हैं और कोई सा भी
एसिड आप ले सकते हैं और उसके द्वारा आप रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे जिंक, अपन एग्जांपल लेते हैं, जिंक विल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, देन इट विल फॉर्म ZnCl2 और H2 गैस। ये इसका एक एग्जांपल हो गया, है ना। अगर आप जिंक की H2SO4 से देना चाहते हैं तो H2SO4 से दे दो। H2SO4 से दोगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है ना। तो H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तब भी हाइड्रोजन गैस बन रही है, HCl से रिएक्ट कराओगे तब भी हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, जिंक की जगह आप कोई दूसरा मेटल भी, तो MgCl2 और MgSO4 बन जाएगा। ये आपकी रिएक्शंस हो गई। अगर आप HCl और H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तब हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। पर अगर आप एसिड को रिप्लेस कर देते हैं HNO3 से, यहाँ पे एसिड कौन सा लेंगे, HNO3, तो अगर आप एसिड HNO3 लेते हैं तो H2 गैस इवोल्व नहीं होगी। किसी भी मेटल को अगर आप HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, जो एक्सेप्शंस हैं, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम विल गिव H2 गैस विथ HNO3। ये दोनों मेटल देंगे HNO3 के साथ H2 गैस। बाकी के सारे मेटल इनको छोड़ते हुए अगर आप किसी मेटल को HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो H2 गैस नहीं बनेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकता है, वो ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है ना। तो ये ऑक्सीजन किसको डोनेट करेगा, H2 को। हाइड्रोजन तो बनेगी, पर हुआ क्या, HNO3 से जब आप रिएक्ट करवाते हैं मेटल को तो H2 तो बन रही है, पर HNO3 चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसकी ये टेंडेंसी है कि ये किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर सकता है, इसका मतलब उसको ऑक्सीजन दे सकता है। तो ये क्या करेगा, H2 गैस को ऑक्सीजन दे देगा, और ऑक्सीजन अगर उसको दे देगा तो H2 विल कन्वर्ट इनटू H2O। तो बना क्या, H2O। H2O बन गया, H2 नहीं बना, है ना। H2 क्यों नहीं बना, क्योंकि HNO3 की टेंडेंसी के हिसाब से वो ऑक्सीजन उसको डोनेट कर देगा, और अगर उसको ऑक्सीजन डोनेट कर देगा तो H2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2O। So the evolution of hydrogen gas will not take place when the metal reacts with nitric acid or HNO3, but दो एक्सेप्शंस हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, जो HNO3 के साथ भी H2 गैस को इवोल्व करते हैं, और बाकी के कोई मेटल इसके साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। अगला जो टॉपिक है आपका एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया का मतलब यह है कि वो एक बनाते क्यों है आप इसको, ये 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट कॉन्क HCl और 1 पार्ट कॉन्क HNO3 है। 3 पार्ट concentrated HCl and 1 part concentrated HNO3 will combine with each other to form एक्वारेजिया। देखो एक्वारेजिया अपन इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो डिजोल्व ही नहीं होते हैं किसी एसिड और बेस में। तो अगर आप उनको डिजोल्व करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, वो किसी एसिड और बेस में डिजोल्व नहीं हो रहे, तो अपन क्या कर दिया, इनको मिक्स कर दिया अपन एसिड, तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को अगर आप मिक्स कर देते हैं 3:1 रेशियो में, तो एक्वारेजिया बनेगा, और एक्वारेजिया में लगभग सारे मेटल डिजोल्व हो सकते हैं, है ना। तो एक्वारेजिया बनाई इसीलिए जाता है ताकि आप सारे मेटल्स को क्या कर सकें, डिजोल्व कर सकें, क्योंकि आपको उनको डिजोल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे गोल्ड है, टंगस्टन है, इनको डिजोल्व करना पड़ता है, तो डिजोल्व करने के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हैं, और एक्वारेजिया में सारे मेटल लगभग सोल्यूबल हो जाते हैं। एक लास्ट जो आपकी रिएक्शन है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ अदर मेटल साल्ट। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल की मेटल साल्ट के साथ, दूसरे मेटल के साल्ट के साथ। ये भी आप फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, और इसको आप फर्स्ट लेसन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी वही आएगी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट। फोर्थ,
रिएक्शन ऑफ metal with other metal salt. This reaction is also called as displacement reaction. इसको आप displacement reaction कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके मेटल साल्ट से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और इसीलिए इसको भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। और नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन है, इसके अंदर एग्जांपल जैसे CuSO4 का कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर। इसके अंदर आप अगर आयरन रोड डाल देते हैं या आयरन नेल डाल देते हैं, कुछ भी डालें, तो जैसे अपन आयरन नेल डाल देते हैं इसके अंदर, तो Fe जो आयरन है, आयरन इज मच मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए ये इस कॉपर को इसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगा और Cu की जगह कॉपर आ जाएगा, Cu की जगह आयरन आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 और Cu विल बी आउट, है ना। क्यों आउट हो गया? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए कॉपर आयरन जो है उसने कॉपर को उसके साल्ट से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 प्लस Cu। इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर का हो जाएगा, मतलब कलर चेंज हो जाएगा। आपके एक्टिविटी में बुक के अंदर आपका फिगर बना रखा है, उसमें उसने कलर भी दे रखा है। 45 पेज पे देखो, CuSO4 का ब्लू कलर दे रखा है और जब वो आयरन नेल उसके अंदर रखी जाती है तो उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाएगा और उसका रीजन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। बट इसकी रिवर्स रिएक्शन अगर आप करवाना चाहते हैं तो देन दैट इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर जो होता है वो इससे इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर इज much more less reactive than the iron, so copper is unable to displace iron from its salt और इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में दो मेटल कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और अगर आप ऐसा मेटल ले लेते हैं जो कम रिएक्टिव है तो वो दूसरे रिएक्टिव मेटल को उसके साथ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, एक रिएक्टिविटी सीरीज और पढ़ लो। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, when the metals are arranged in the increasing order of their reactivity, then the series we obtain that are called reactivity series. When the metals are arranged in the increasing order of their reactivity, the series obtained is called reactivity series. अगर आप मेटल्स को उनके इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के क्रम में अगर जमा देते हैं तो आपको एक सीरीज मिलेगी और उस सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। जैसे फर्स्ट इसका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, है ना। हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो है यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस।
सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव? आपका पोटेशियम। और ये जो होगा वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, और ये किसी से जनरली रिएक्ट नहीं करता है। तो टॉप टू बॉटम आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, और इस ट्रेंड में अगर आप मेटल्स को जमा देते हैं तो आपको जो सीरीज ऑफ ट्रेंड प्राप्त होगी वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन पता चल गई, व्हेन द मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, है ना, देन द सीरीज ऑफ ट्रेंड इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज आपकी ये है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। और इसके आधार पे आप ये कंफर्म कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसके अंदर केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये हाइड्रोजन को आप प्लेस क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं पर ये आपका अकेला नॉन मेटल है जिसको आप इसके अंदर रखते हैं। तो उसका रीजन केवल इतना सा है कि इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है और ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और इसीलिए इसको भी आप रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रखते हैं। ठीक है।